नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आचार्य मनीष आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लायलपुर नाम का गांव जो लाहौर में पड़ता था, जो कि आज पाकिस्तान में है। माता विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही लाहौर में एक स्कूल था जो ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित था, उसे इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के स्कूल में पढ़ना चुना, जिसे आज हम डीएवी कहते हैं। एक आर्य समाजी माहौल में शुरू से ही पढ़ाई में इतने तेज कि बचपन में ही लगभग 50 किताबें पढ़ डाली, और वो भी स्कूल की किताबें नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स पर इनका इंटरेस्ट बहुत गहरा था। भगत सिंह में एकाकी की भावना थी, सेलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, हर बात पर नहीं बोलते थे, लेकिन जहां आजादी की बात होती वो भावना बचपन से ही इनके दिमाग में बैठ गई थी। 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस समय ये सिर्फ 11 से 12 साल के थे, लेकिन 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। सोचिए, एक छोटा बच्चा, और वहां जो देखा, लाशें, चीखें, खून। कई लोग उस पास के कुएं में कूद गए थे क्योंकि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। कहते हैं आज भी उस कुएं के पानी में खून की बूंदों की कहानी सुनाई देती है। वहां से भगत सिंह खून से भरी मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आए। इतने सुन्न हो गए थे। सोचिए, छोटा सा बच्चा। उनकी बहन ने पूछा, क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आए? उन्होंने कहा, यह खून है मेरे देशवासियों का, मैं इसका बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब उनके पिता खेती करते थे तो वो पूछते, आम की गुठली क्यों बोई? पिता कहते, बेटा आम का पेड़ लगेगा। भगत सिंह कहते, ठीक है, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। सोचिए, इतना छोटा बच्चा और सोच क्या रहा है। कहते थे, मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा सकूं। 1920 के आसपास गांधी जी को देश से बहुत ताकत और बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय देश की एक पावरफुल आवाज बन चुके थे, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। वो कहते थे, मुझे लड़ना नहीं है, बिना लड़े ही अंग्रेजों को भगा दूंगा। उन्होंने नॉन खून ऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ये नॉन खून ऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते थे? असहयोग आंदोलन, गोरों का लाया हुआ, गोरों का बनाया हुआ जो कुछ है उसे रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल हो जाएंगे और खुद ही देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी बोले, शांति से करा दूंगा ये काम, और पूरा देश मान गया। उस समय शहीद आजम भगत सिंह भी उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और वो भी इस आंदोलन में जुड़ गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान जो गोरखपुर में बिहार के नजदीक पड़ता है, वहां 1922 में यह घटना हुई। उस समय भगत सिंह करीब 14 साल के रहे होंगे। 1922 में एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। लोगों ने शोर मचाया, गोरे वापस जाओ, ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करो। लेकिन वहां का जो जिम्मेदार था वो अंग्रेजों से प्रभावित था। उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार से कहा, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। तभी चौरी चौरा में पुलिस बाहर आ गई। उन्होंने हवाई फायरिंग की और कहा, बंद करो इस आंदोलन को। भीड़ ने कहा, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह नहीं माने। भीड़ करीब 4000 लोगों की थी। उन्होंने कई गोलियां हवा में चलाई, लोग नहीं माने। फिर 2-4 लोगों को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। भीड़ और भड़क गई। गुप्तेश्वर सिंह ने फिर गोलियां चलाई, मार दूंगा। फिर सीधी फायरिंग की। 3-4 लोग और मारे गए, लेकिन पुलिस तैयार नहीं थी इतने बड़े टकराव के लिए। उनकी गोलियां खत्म हो गईं। भीड़ आगे बढ़ी और जैसे ही पुलिस के पास गोलियां खत्म हुई, भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों को मारना शुरू किया। पीछे धकेलते धकेलते उन्हें थाने तक ले गए और फिर थाने को आग लगा दी। करीब 17 पुलिसकर्मियों की उसी थाने के अंदर जलकर मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा, मैं अहिंसा की बात कर रहा हूं और तुमने इतने लोगों को मार दिया। उसी दिन गांधी जी ने नॉन खून ऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, और जैसे ही यह आंदोलन वापस लिया गया, लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जैसे विचारधारा वाले लोगों में 2 दल बन गए, गरम दल और नरम दल। नरम दल गांधी जी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का। उन दिनों रूस का बोल्शेविक मूवमेंट भी था, जिससे ये बहुत प्रभावित थे। मैंने बताया ना, ये विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट से इन्हें लगा कि अब लड़ना पड़ेगा। अब बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी जी नॉन खून ऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते
तो आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों भगत सिंह इतने उत्साहित थे कि नाचने लगते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी मिलने वाली है, क्योंकि नॉन कून ऑपरेशन मूवमेंट सफल हो रहा था, पूरे देश का सहयोग मिल रहा था। लेकिन गांधी जी ने उसे वापस ले लिया और कहा, अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह और पूरे थाने को क्यों जला दिया। जैसे ही आंदोलन वापस लिया गया, ये लोग आग बबूला हो गए और बोले, अब लड़ना पड़ेगा। एक्चुअली जो हथियारों की क्रांति बाद में आई, उससे पहले भगत सिंह की विचारों की क्रांति थी। उन दिनों इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो कॉलेज था, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, और वहां इनकी गतिविधियां और मजबूत हो गईं। उन दिनों इन्होंने लगभग 300 किताबें कॉलेज के दौरान एक्स्ट्रा पढ़ ली। जब भी खाली होते थे किताब पढ़ते थे, और यही एकाकी की भावना इनकी स्पीड बढ़ाती थी। एकाकी की भावना से ही शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया, जिसे आज 90 साल बाद भी हम याद करते हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, तब उनकी मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा, शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोनी है, तेरी देखभाल करेगी, तुझे रोटी खिलाएगी, मां कहती रही। लेकिन भगत सिंह ने कहा, मेरी दुल्हन कोई लड़की नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। और उसी रात चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर निकल गए। मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात होती है तो हम चाहते हैं कि वो पड़ोसी के घर पैदा हो, अपने घर में नहीं, क्योंकि अपने घर में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ये पंडित चंद्रशेखर आजाद की टीम में शामिल हो गए। अब एकाकी की भावना समझिए। शुरुआत में बचपन में बड़े एक्साइटेड रहते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक था, लेकिन धीरे धीरे वही एकाकी स्वभाव गहराता गया। 1925 में जब ये करीब 18 साल के थे, तब काकोरी कांड की तैयारी में जुट गए और उसे सफल भी बनाया। पैसे की जरूरत थी तो अंग्रेजों के खजाने को लूटा गया। इसके बाद अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए और दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां गूंजती थीं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब क्या? सरफरोशी यानी अपना सिर कुर्बान करने की तमन्ना, ये ज्यादा बड़ी है या कातिल की ताकत? ये है विचारधारा। इसके बाद भगत सिंह दशहरा ग्राउंड पहुंचे। लिखने में बहुत तेज थे, पत्रिकाओं अखबारों में सोशल रिफॉर्म्स और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लेख लिखा करते थे, कभी अपने नाम से कभी बेनाम। वहां हजारों की भीड़ में पर्चे बांटने लगे, लोगों को जोड़ने लगे, टीम तैयार करने लगे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर पकड़े गए। इस बार कोर्ट और पुलिस दोनों जानती थीं, इसे छोड़ना नहीं है। जब जमानत की बात आई तो 60,000 रुपये मांगे गए। अब जरा सोचिए, आज के 60,000 नहीं, 90 साल पहले के 60,000। कितनी जमीन बेचकर ये रकम जुटाई गई और इन्हें बाहर निकाला गया। बाहर आते ही ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब ये करीब 20 साल के थे, लाला लाजपत राय जो इनके गुरु समान थे, हालांकि विचारधारा अलग थी, नरम दल के थे, उन्होंने इन्हें समझाया कि साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। लाहौर में साइमन गो बैक के नारे गूंजे, बिना हथियार के प्रदर्शन किया गया, लेकिन वहां पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, इतना कि लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनका देहांत हो गया। जाते जाते उन्होंने कहा, मेरी मौत ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद, हालांकि ये लाला लाजपत राय की विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी मौत से बहुत आहत हो चुके थे। बोले, पिता समान हैं हमारे, इनकी मौत का बदला लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसे गोली मारने की योजना बनाई। चारों ने तैयारी कर ली, लाहौर की कोतवाली के सामने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और स्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे कि गोली मारकर भाग जाएंगे। लेकिन गलती हो गई। स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स बाइक से बाहर निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी और तभी भगत सिंह भागकर आए और 3 गोलियां सिर में मार दी ताकि काम पूरा हो जाए। पीछे से एक थानेदार जो हिंदुस्तानी था भागता हुआ आया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, तुझे नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जा। लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत के प्रभाव में था, तो उसे भी गोली मारकर ये वहां से भाग गए। डीएवी कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे जाकर छिपे, क्योंकि वहां इनकी पकड़ थी और वहां से निकल गए। अब पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई,
लेकिन ये रुके नहीं, अगले ही दिन लाल स्याही से पर्चे लिखकर पूरे लाहौर में चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मारकर ले लिया है। ये ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा झटका था। उनका दिमाग हिल गया। अब बस एक ही लक्ष्य था, इन्हें पकड़ना। लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पर नजर रखी जा रही थी। तब इन्होंने भागने की योजना बनाई। भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी के पास गए। राजगुरु और भगत सिंह ने उन्हें मना लिया कि वो कुछ समय के लिए पत्नी का रोल निभाएं। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा दी, पगड़ी हटा दी, बाल कटवा लिए और अंग्रेजी पहनावा पहन लिया। हैट, फुल सूट, टाई, पूरी तरह अंग्रेज बन गए। दुर्गा भाभी को पत्नी बनाकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। राजगुरु को नौकर बनाया, उसे सेकंड क्लास टिकट दिलाई और खुद फर्स्ट क्लास में बैठ गए। अंग्रेज उन्हें ढूंढते रहे लेकिन पहचान ही नहीं पाए। चेहरा, पहनावा सब बदल चुका था। वहां से ये भटिंडा के रास्ते कोलकाता की ट्रेन पकड़कर निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी 1893 में फ्रेंच असेंबली में लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया था। उसी तरह की रणनीति पर भी ये सोचने लगे। उन दिनों ये लगातार किताबें पढ़ते रहते थे और दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या हो रहा है। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने भी तैयारी की। बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे। फिर अचानक सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए। वहां खाली जगह देखी और बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब लो इंटेंसिटी का था ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, बस धुएं का गुब्बार हो गया। उसके बाद पर्चे हवा में उछाल दिए और हर पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। यानी जो सुनना नहीं चाहते उन्हें सुनाने के लिए ऐसा झटका देना पड़ता है। उस धुएं के गुबार में ये आराम से भाग सकते थे, चाहते तो चुपचाप निकल जाते और कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन इन्होंने जानबूझकर वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करा दिया। ये एक ऐसा लड़का था जिसे जीना भी पसंद था, लेकिन वो अपनी मौत को खुद डिजाइन कर रहा था। सोचिए, 21 साल का एक युवक अपनी कुर्बानी की योजना बना रहा है, शहीद होने जा रहा है। वो चाहता था कि अंग्रेजी हुकूमत उसे पकड़े, क्योंकि उसे लग रहा था कि माहौल ठंडा पड़ रहा है और अब एक बड़ा झटका जरूरी है। उसने खुद कहा, मुझे पकड़ो, मैं तो आपकी हुकूमत के खिलाफ हूं, मुझे गोली मार दो। आखिरकार इन्हें और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद लगभग 2 साल का उनका कारावास रहा। लेकिन ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आजाद थे। वहां भी इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। जेल की हालत बहुत खराब थी। एक एक कमरे में 10-10 कैदियों को ठूंस दिया जाता था। बर्तन खराब, खाना खराब, रोशनी की व्यवस्था नहीं, बिजली नहीं, खिड़की तक नहीं। इस सब के खिलाफ इन्होंने अंदर ही आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज इनसे डरने लगे और बोले, इसे अलग कर दो, क्योंकि बाकी कैदी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तब इन्होंने 64 दिन का अनशन शुरू कर दिया, अन्न जल त्याग दिया, आमरण अनशन पर बैठ गए, कुछ नहीं खाऊंगा। शुरू में अंग्रेजों ने इग्नोर किया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन 64 दिन तक भूखे रहने के बाद हालात बदल गए। इसी दौरान क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। भगत सिंह का वजन लगातार गिर रहा था, शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज घबरा गए। ये कहते थे, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा, उन्हें हार माननी पड़ी। इनके उन्हीं दिनों कई लेख भी लिखे जाते थे। ये क्या कहते थे, अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख कर बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक निर्देश दे रखा था कि जेल में मुझसे जो भी मिलने आएगा वह नई किताब लेकर आएगा। कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की, कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कभी लेनिन की या मार्क्स की किताब। उन दिनों ये पूरी तरह सोशलिस्ट विचारधारा की ओर बढ़ चुके थे। हमारे देश के शुरुआती सोशलिस्ट नेताओं में से एक बन गए थे। उसी समय इन्होंने HRA को बदलकर HSRA कर दिया और अपने मूवमेंट को सोशलिस्ट रिफॉर्म की दिशा दे दी। देखते ही देखते इन्होंने 300 किताबें और पढ़ डाली और लगभग 3000 पन्ने लिख भी डाले। ये लेख बाहर भेजे जाते थे। आज उनमें से कुछ हमारे पास हैं और कुछ खो चुके हैं। लोग कहते थे कि ये नास्तिक हैं, लेकिन जेब में भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जरूर रखते थे। जेल में भी इनकी पढ़ने की दीवानगी देखकर अंग्रेज परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से
ये विशेष रूप से प्रभावित थे। अब इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ये कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो इन्होंने कहा मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, उसे पढ़कर ही मरूंगा। जिस दिन इन्हें फांसी दी जानी थी, जब इन्हें बुलाने आए तो इन्होंने कहा ठहरो, अभी देख नहीं रहे, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़कर ही उठे। 24 मार्च की तारीख इनकी फांसी के लिए तय की गई थी। जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आता है, आमतौर पर इंसान घबराने लगता है, उसका डर बढ़ता है, उसका आधा वजन वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत हैरान थी, ये और ज्यादा खुश क्यों हो रही है, इतने निडर, इतने उत्साहित। पूरे देश में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। डर था कि 24 मार्च को दंगा हो सकता है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आग भड़क सकती है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी जो आमतौर पर सुबह दी जाती थी, इन तीनों के कारण 23 मार्च की रात को ही अचानक आनन फानन में दे दी गई। उन्हें रात में बुलाया गया और कहा गया कि अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सर पर कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना, क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा ठीक है, हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पर कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। और फिर ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्मा जहां अमर शहीद भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए। लेकिन दुख भी होता है कि आज भी कुछ इतिहासकार अपनी किताबों में इन्हें शहीद का दर्जा नहीं देते, बल्कि आतंकवादी लिखते हैं। ये सोचकर मन दुखी होता है। हमारे गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए और उन्हें आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी कई विदेशी नजरियों में इन्हें सही सम्मान नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये आवाज और मजबूत हो। क्यों ना हम मिलकर इन्हें उनका उचित सम्मान दिलाएं। मैं खुद अपने सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करूंगा। आपसे भी निवेदन है, भगत सिंह की शहादत को यूं ही जाने मत दीजिए। इस आवाज को मेरे साथ उठाइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।